चलो मैंने आज ही ज्वाइन किया। कैन समबडी टेल मी नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स अभी डाल दो, मैं वापस सुनूंगा नहीं, इसमें ग्रुप में डाल दो, ठीक है? बेस्ट, आई लव यू, वापस डाल दे। हाँ बेस्ट है, पूरी क्लास सीधी बैठेगी, रीड किया डी एकदम सीधी। हे डार्लिंग आई लव यू, सीधा बैठ जाना यार। चलो जल्दी से बोलेंगे एक बार गुड इवनिंग, और एक प्यारी प्यारी स्माइल लेके आ जाओ थोड़े पर। गुड। तुम घर पे जब पढ़ाई करते हो तो ऐसे स्माइल करके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बैठते हो? अच्छा हाँ, मेरे को कल एक चीज भूल गया था मैं आपको बोलना। AS5 जो है ना, उसके डिस्क्लोजर्स मैंने कल कराए थे, बट उसके कोई क्वेश्चंस नहीं थे, और अगर आप मॉड्यूल में भी देखेंगे तो नहीं थे। बट मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये आपको काम आएंगे, उसके डिस्क्लोजर्स ध्यान में रखना, क्योंकि वो डिस्क्लोजर या तो ऑडिट के पेपर में काम आएंगे या इस पेपर में काम आएंगे। AS5 के डिस्क्लोजर्स याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं, है ना? अभी AS4 को करते हैं। सर 1 दिसंबर के बाद जो हुआ वो जीडी में देखे या आप वापस लोगे? मैं वापस लूंगा, ये मैं श्योर हूं। तुमको अगर जीडी में देखकर खत्म करना है तो कर दो। मैंने हमेशा क्लास में यही कहा है कि अगर देखकर खत्म कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि ऐसा हो जाएगा ना, जब फेस टू फेस होएगा तब उस एक चीज को स्किप कर देना, आप वो मत करना। वापस जो आपका बचा हुआ है सिर्फ उतना ही करना। सिलेबस को प्रोग्रेस में रखो, डिपेंडेंट मत बनो, इतना ही मैं बता रहा हूं। बाकी मैं 100% लूंगा, ये तय है। चलो सुन लेते बाबा। बात ये चल रही कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। देखो, बैलेंस शीट का जो पर्पस है, मकसद है, वो डिसीजन मेकिंग है। तो अगर ऐसी कोई चीज हो जाए जो 31 मार्च तक ना हो, बट 31 मार्च के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, तो हमें उस चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम मुझे पूछोगे एडजस्ट क्यों करेंगे सर? बहुत साधारण है सर, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो 31 मार्च ईयर एंड हुआ, बट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट किए जाते हैं? इन दी एजीएम। एजीएम की लास्ट डेट कौन सी है? 30 सितंबर। तो इसका मतलब यह है कि 31 मार्च से लेकर, मान लो एजीएम हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, 30 सितंबर तो लास्ट डेट है ना, अगस्त तक एजीएम हो रही है, और एजीएम के पहले उसको अप्रूव करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूवल के पहले अगर पिछले 31 मार्च के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी हमें मिल रही है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि उसको एडजस्ट मत करो, उसको एडजस्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो हम हमारे यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आए दिन गाड़ियों में कुछ फॉल्ट निकलता है, और वो फॉल्ट एक पर्टिकुलर बैच का होता है, राइट? या अभी आपने आए दिन ये सुना होगा कि कोई मेडिसिन थी, उस मेडिसिन को पीने से लोगों की मौत हो गई, राइट? अब ये बात मान लो तुमको पता चली इन द मंथ ऑफ जून। 31 मार्च के दिन उन सभी दवाइयों के आपके पास सेल वगैरह सब कुछ था, बट क्या हुआ 31 मार्च के बाद में क्या हुआ कि उस दवाई में कुछ फ्लॉ निकला, कुछ किया, और उसके वजह से आपको पेनल्टीज देने पड़ेंगे। अब आपको पता कब चला? जून में, बट दवाइयां कब बेची थी आपने? मार्च में। मतलब वो फ्लॉ, वो प्रॉब्लम दवाई में अभी नहीं आया, पहले से था। अब आप मुझे बताओ, अपने दिल को पूछ के बता दो, ये एएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इथिकल मॉरल बैकग्राउंड को पूछ के बताएंगे कि सर अगस्त में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने वाले हैं, तो उस अगस्त के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यह लिखना जरूरी है क्या कि हमें प्रोविजन फॉर पेनल्टी बनानी चाहिए, कि हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है? यस और नो? तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमको यह सिखाया गया है कि जिस दिन के ट्रांजैक्शन है उसी दिन रिकॉर्ड करो। मैं अभी आज क्या सिखाऊंगा कि ऐसा कोई इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद में हो, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द इवेंट ऑकरिंग, सॉरी फॉर द व्हाट आई कैन से फॉर द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो उसको एडजस्ट करो यार। यस और नो? ये इस पूरे एएस की एक रूपरेखा रही। तो उस रूपरेखा के हिसाब से पहले मैं बताता हूं व्हाट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, which provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. But ये unlimited नहीं चल सकता event occurring after the balance sheet date. So these events have to occur after the balance sheet date, but before approval of the financial statement by approving authority. सांस लेके बोलो यस। सो देख लेंगे। सो what are events occurring after that? दो significant event, both favorable as well as unfavorable, that occur between balance sheet date on which the financial statements are approved by the BOD, और एक ऑप्शन करके लिख रहा हूं, और अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को एक बार लिख कर ले लो। अच्छा, ये किसका डेफिनेशन दे रहे हैं हम?
इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसका डेफिनेशन दे रहा हूं, लिखो ना। आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by BOD or approving authority. Agreed? विनती है सर, एक छोटी सी, एसी बंद हो सकता है कि ये वाला, कौन सा वाला, वो देख ले भाई, ये लिख लिया क्या? आंखों में चलो अभी सुनते जाते हैं बेटा। ये वाली जो लाइन है ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उस लाइन को। दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बीओडी और अप्रूविंग अथॉरिटी। ये डेफिनेशन किसका हुआ? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का। सो बेटा जी अगर मैं बताऊं आपको वापस दोबारा लिखकर, व्हाट आर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो वो मैंने बता दिया, ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो मैंने क्या क्या बोला बेटा इसमें? आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल विच ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी और बीओडी। बट इसके दो हिस्से बने, एक है एडजस्टिंग इवेंट और एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नाउ व्हेन आई से एडजस्टिंग इवेंट, मतलब जिस साल में हुआ उस साल में ना करते हुए पिछले साल में उसको एडजस्ट करो। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं 31 मार्च हूं, मैं कौन हूं? 31 मार्च, दिख गया सबको 31 मार्च? अच्छा अभी मैं हो गया 1 अप्रैल, मैं कौन हूं? 1 अप्रैल। वाह, तुम आते हो मेरे पास, तुम मुझे बोलते हो कि सर जी ये कपड़ा चाहिए मुझे, कितने का है? मैंने बोलता 500 रुपए का। तुम बोलते हो 450 में दे रहे हो, मतलब ठीक है ले जा। तुम 450 में वो कपड़ा लेकर मुझसे चले जाते हो, तो मैं एंट्री करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, एडजस्टिंग के लिए मैं लिख देता हूं आपको समझ में आने के लिए, 31 मार्च 2023, और मैं इधर लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24, और इधर लिख देता हूं 1/4/2022। सो ये अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है तो ये अर्लियर ईयर है, और ये देख रहे हो तो ये करंट ईयर है। ठीक है, मैं कौन हूं? 31 मार्च, फिर मैं घुमा और फिर मैं कौन बन गया? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल बन गया तो मैं कौन से साल में हूं? पुराने साल में हूं, नए साल में हूं? न्यू ईयर। न्यू साल में तुम मेरे पास आते हो और मेरे पास आकर बोलते हो कि ये कपड़े कितने का दिया? मैंने बोला 500 का। तुमने बोलते हो कि कितने में चाहिए? 450। आई से यस लेके जाओ 450। मैंने एंट्री करी सेल की। क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है? यस, event occurring after the balance sheet date are those significant event, assuming that this is a significant event, occurring after the balance sheet date but before approval of the financial statement by the approving authority. Clear? So event occurring after the balance sheet date तो है ना, है, मार्च के बाद में हुआ है भाई। बट ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? तो वो नॉन एडजस्टिंग है। नॉन एडजस्टिंग का मतलब होता है कि जिस साल में हुआ उसी साल में दिखाओ। एग्रीड? सो नॉन एडजस्टिंग का एग्जांपल बता रहा हूं, सेल्स, न्यू परचेसेस, और एक एग्जांपल दो, सैलरीज, वेजेस, से यस। बट अभी मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है। सो अभी ऐसा हुआ कि एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, जो आपके ऊपर केस चल रहा था उसका डिसीजन दिया। डिसीजन आया 30 जून को, 30 जून को, जिसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लेवी की गई है। कौन से केस में? पुराने केस में। अब आप मुझे बताओ, डिसीजन आ रहा है 30 जून, इधर आ रहा है डिसीजन, बट 30 जून को आने के बावजूद भी यू विल हैव टू एडजस्ट इट ईयर। कम्स अ क्वेश्चन, व्हाई?
because it is providing additional information about the condition existing on the balance sheet date. मेरे ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा था, उस केस के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है और वो इंपॉर्टेंट मटेरियल ट्रांजैक्शन है, तो उसको पिछले साल में एडजस्ट करो ना. अभी इस बार आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करोगे, ये करने वाले कब हो? 30 जून 2023 को पता चला है. बट ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है? 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 23 तक. और आपको यह भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने वाले अगस्त में. 30 जून तक पता चला तो उसको नए साल में नहीं दिखाएंगे, पुराने साल में दिखाएंगे. भले ही वो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में आ रही है पता, बट उसको हम एडजस्ट कब करेंगे? पहले. इसको समझने के लिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल देते हैं. ये आदमी अच्छा खासा है 2023 में, दिख रहा है इधर, गुड फेलो. ओके, ये मेरा डेटर है. वाओ, ये मेरा क्या है? डेटर है. और क्या होता है 2000 अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में, ये डेटर मेरा कितने का? 10 करोड़ का है. और अगले साल नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि इसके यहां पर भयानक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से ये पूरा बर्बाद हो जाता है. अब इसके पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो मुझे बताइए, ये इनसॉल्वेंट हो गया तो मुझे पैसे देगा क्या? नहीं. ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब दूसरा किस्सा, ये किस्सा सुना, इसमें अर्थक्वेक कब आया? नेक्स्ट ईयर में. अर्थक्वेक इधर है ना, क्वेक की स्पेलिंग बुम्बल्ली. हाँ, अब मैं आपको मतलब आती है स्पेलिंग, बट उधर बुम्बल्ली है. अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं. ये डेटर है 10 करोड़ का मेरा. पिछले साल से मैं इसको बोल रहा हूं पैसे दे पैसे दे पैसे दे, ये बोल रहा नहीं दे पा रहा हूं मैं, मेरी प्रॉब्लम है. इसकी फाइनेंशियल कंडीशन पिछले साल से बुम्बा बुम्ब है. अब आगे जाके पता चल रहा है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया. एग्रीड? तो बेटा जी, पहले केस में ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा, ऐसी परिस्थिति बैलेंस शीट डेट के दिन मौजूद थी. पहले केस नहीं, सेकंड केस में. और पहले केस में अर्थक्वेक होने वाला है, किसी को पता नहीं था, तो बैलेंस शीट डेट के दिन ऐसी कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं थी. सो जब मैं आपको बोलता हूं कि प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन एक्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, इन बोथ द सिनेरियोज ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बट इन द फर्स्ट सिनेरियो ही इज इंसॉल्वेंट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, and the condition of the earthquake was not existing on the balance sheet date. But in the second scenario he has become insolvent because of the financial irregularities, and this was well aware as on 31st March because he was not paying at that time also. Yes or no? So beta ji, in case number 1 bad debts will not be adjusted in the last year, but in case number 2 bad debts will be adjusted in the last year. Do you agree? तो जरा इसको पढ़ लेते हैं. ये देखो, यहां पर क्या लिखा है बेटा जी? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये ईयर एंड है. ये दिख गया क्या? इसके अंदर आगे जो येलो कलर का पैच आपको दिखता है, दैट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. तो कौन सा होता है? हैपनिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी. तो ये इतना पीरियड है. यस और नो? डेट ऑफ अप्रूवल बाय बीओडी. अब राजा बेटा जी, ऐसे चीज में होने वाली ट्रांजैक्शन दो प्रकार की हुई. एक हुई एडजस्टिंग और एक हुई नॉन एडजस्टिंग. एडजस्टिंग का मतलब यह है कि इधर पिछले साल के इसमें जाके एडजस्ट करो, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब है जिस साल में हुई उसी साल में दिखाओ. तो एडजस्टिंग कौन से वाले? एडजस्टिंग का कंडीशन एकदम सिंपल है, विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. बात खत्म. उसको एडजस्ट कर दो और बाकी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. रसगुल्ले बच्चों, ये देख लो. एडजस्टिंग कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, events occurring after the balance sheet date provides an additional information on the balance sheet date. The additional information materially affects the amount stated in the balance sheet date. Agreed? और non adjusting कौन सा? No condition exists on the balance sheet date. Subsequent event does not affect amount on the balance sheet date. मतलब आगे आने वाले इवेंट ये ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो अगले साल में एडजस्ट होंगे. यस और नो? सो एक बार अगर एग्जाम में आया इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो कैसे लिखेंगे? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल व्हिच occurs after the balance sheet date but before approval of the financial statement by the approving authority or BOD, and which provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. Those have to be adjusted, and which does not provide any additional information as on the balance sheet date need not be adjusted. Do you all agree? So ये देख लो ट्रीटमेंट. Adjust the balances of assets and liabilities as on the balance sheet date. Second effect in P&L
and treatment do not adjust the balance on the balance sheet date. Only disclosure is required in notes to accounts if material. उसके बारे में मैं बताऊंगा, समझे कि नहीं? तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हम डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ, और एडजस्टिंग इवेंट्स हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे. एडजस्ट करेंगे मतलब इसकी एंट्री होगी और यहां पर डिस्क्लोजर आएगा, वो भी एक सिनेरियो में अगर वो मटेरियल रहा तो. अगर वो क्या रहा? मटेरियल रहा तो. एग्रीड? 30 जून 2024 को आग लग गई और उस आग में नुकसान हुआ काफी ज्यादा. ऐसा नहीं कि धंधा बंद होने वाला, बट बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. तो अब आग लगने की जो ये ट्रांजैक्शन है, ये जो लॉस हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं 31 मार्च के साथ. से यस, तो उसको एडजस्ट करने का सवाल नहीं है. बट अगर ये बहुत मटेरियल है तो हमें हमारे यूजर्स को 31 मार्च के इसमें लिखकर रखना पड़ेगा कि 30 जून को आग लगी थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ. क्योंकि क्या होता है कि लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं. बट फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते वक्त अगर ऐसा कोई मटेरियल हादसा हुआ या कोई चीज हुई है तो उसको एडजस्ट करने का मौका मिलना चाहिए. से यस, आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया. आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं कि नहीं? सो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट सभी को समझ में आया? ओके. नाउ एग्जांपल ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट. लॉस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. लॉस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मतलब बैड डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. Discovery of fraud and other error that show that the financial statements are incorrect. Sale of inventories after the balance sheet date may provide evidence about their NRV as at that date. तुम सभी लोगों का AS2 हुआ है. AS2 में मैंने आपको सिखाया inventory should be valued at cost or NRV whichever is lower. Okay? अब ऐसा हुआ कि आगे चलकर मार्च के बाद में इन्वेंट्री सेल हुई कम दाम पर, तो तुम्हारा 31 का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक जाना बाकी है ना. अगर इन्वेंट्री आगे चलकर कम दाम पर सेल हुई तो वो बता देगा कि भाई इन्वेंट्री कॉस्ट पर नहीं जा रही, एनआरवी पर है. पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 31 मार्च को तुम क्या बोल रहे हो? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तुम्हें क्या लगता है 31 मार्च को बैठकर ऑडिटर लोग देखते हैं क्या कॉस्ट और एनआरवी? ये सब झूठी बातें है. आगे चलकर वो इन्वेंट्री बिकेगी, अगर वो कॉस्ट के ऊपर बिक गई तो कॉस्ट पर वैल्यू कर देंगे. बट अगर वो कॉस्ट के ऊपर नहीं बिकी, कम में बिक रही है, ये तो क्लियर कट एविडेंस है ना. कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर, तो एनआरवी पर वैल्यू करेंगे. सही है सर? नो? बेस्ट है. रेजोल्यूशन ऑफ अ कोर्ट केस विच कंफर्म्स दैट एंटरप्राइज ऑलरेडी हैड एन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट. मतलब क्या हुआ कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो आ गया, जो लॉन्ग पेंडिंग केस था वो आ गया, उसका रिजल्ट करंट ईयर में है. उससे ये पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट डेट के दिन हमें पेनल्टी भरनी जरूरी थी, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन थी. सही है सर? नो? और लास्ट वन, द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन कंकरिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ और कंसर्निंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ द टैक्स लॉस. मतलब मान लो पिछले साल के कंपेरिजन, मतलब पिछले साल के कोई इनकम टैक्स कंप्लायंस के रिलेशन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे आ गई है, तो वो क्लैरिफिकेशन है, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा पिछले साल में. यस और नो? हम डेट देखकर नहीं बोल सकते कि पिछले डेट को ही करना था. जिस डेट को ये क्लैरिफिकेशन है उस डेट के आगे. यस सर? नो? सो बेटा जी ऐसा कौन सा है? एक बैड डेट्स आया, फिर और एक कौन सा बोलेंगे? फ्रॉड एंड एरर इन द अर्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एट बिलो द कॉस्ट, दैट विल से दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी. फोर्थ वाला अगर हम लिखना चाहे तो क्या? रेजोल्यूशन ऑफ द कोर्ट केस एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ और टैक्स डिपार्टमेंट. यस और नो? नाउ विच थिंग्स इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट. बेटा तुम्हें पता है जब औरतें साड़ियां खरीदने जाती है या कोई चीज खरीदने जाती है, चप्पल या कुछ भी, सो दे कीप गोइंग टू दी, दे कीप व्हाट? दे कीप गोइंग टू दी शोरूम एटलीस्ट 4-5 टाइम्स बिफोर दे फाइनलाइज. तो उन्होंने शादी थी इन द मंथ ऑफ मे और उन्होंने ये सब चर्चा चालू कर दी थी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी से लेकर मार्च तक वो घूमते ही रहे, भैया साइड में निकाल के रखो हम आएंगे, भैया ने साइड में निकाल के रखते रहे. और फिर वो आए इन द मंथ ऑफ अप्रैल और अप्रैल में आके खरीदी करके चले गए. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये ट्रांजैक्शन कब की है? मार्च की है कि अप्रैल की है? अप्रैल की है. देयर वाज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. ओके, तो उन्होंने क्लैरिटी में बताया टेक ओवर ऑफ अदर बिजनेस यूनिट. ऐसा हो सकता है ना अमालगमेशन वगैरह केस में, आप ऐसा सोचो ना अपने दिल से कि बातचीत तो पहले से हो रही थी, मार्च फरवरी से चल रही थी, बट फाइनलाइजेशन कब हुआ कि टेक ओवर करना है इन द मंथ ऑफ मे. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते पिछले साल का टेक ओवर.
ऐसा कुछ नहीं समझा। सो टेक ओवर जिस साल में हुआ उसी साल में जाएगा। अमालगमेशन, टेक ओवर, ये सब चीजें कौन से साल में जाएगी? द ईयर इन विच इट हैज हैपेंड। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के केस में इन्वेंट्री का रूल अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के केस में इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। तो आपका आगे चलकर शेयर मार्केट वैल्यू कम हो गया, वो नहीं देखना है आपको। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो इन्वेस्टमेंट का हम करते हैं वो बैलेंस शीट डेट के दिन ही करना पड़ेगा। इज दैट ओके? डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर सो लॉन्ग एज गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड। बेटा ये सेकंड क्लॉज है गोइंग कंसर्न का, वो मैं आपको समझाता हूं, बट इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं अगर मेजर है तो। अमालगमेशन अफेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड AS 24 में ऐसा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नाम का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आता है। क्या आता है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आता है। उनका यह बोलना है कि अगर मान लो कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में डिसीजन लिया गया इन द मंथ ऑफ जून, तो उसको पिछले साल एडजस्ट मत करो। जिस साल में डिसीजन लिया गया, जिस साल में डिस्क्लोजर ट्रिगर हो रहे हैं, उसी साल में AS 24 अप्लाई होगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पीछे से चालू करेंगे। सही है। और अगला वाला कौन सा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो मतलब मान लो अप्लाई किए थे लोगों ने 28 मार्च को, अलॉट हुए 4 अप्रैल को, आप 31 मार्च को नहीं बोल सकते कि अलॉट हो गए। सो बताओ मुझे नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है? तो पहला वाला बोलेंगे कौन सा? टेक ओवर, अमालगमेशन, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में आप और कौन सा बताएंगे? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट एज रिगार्ड्स टू AS 24 दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, और थोड़ा सा विस्तार से लिखना है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्लांट बिकॉज ऑफ फायर और वॉट एवर, हाँ, इफ द गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड। डू यू ऑल एग्री? हे रसगुल्ले, ये कौन सा हो गया? एग्जाम्पल हो गया क्या? हाँ वो मैंने कट करा दिए, वो कंफ्यूजिंग थे। रिटायरमेंट ऑफ अ सेल्स डायरेक्टर, हाँ बाप आदमी है मैं एकदम, हर बार नोट्स अपडेट कर दो क्योंकि वो पॉइंट्स रिलेवेंट नहीं था अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे कि नहीं बाबू? होशियार है मैं। अगला वाला कौन सा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब बेटा जी ऐसा एक एक्सेप्शन है जिसमें कंडीशन विल नॉट बी एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। सुन तो लो, कंडीशन इज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट है, बावजूद उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा है? इफ द गोइंग कंसर्न इज चैलेंज्ड। मतलब ऐसा हुआ कि मार्च के बाद में इन द मंथ ऑफ जून ऐसी आग लगी कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जमीन दोस्त हो गई, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है, और ऐसे सिनारियो में कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, या ऐसे सिनारियो में अब वो धंधा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट इज चैलेंज्ड? गोइंग कंसर्न। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते 31 मार्च को तो सही सलामत थी ना चीजें, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको ऐसे सिनारियो में पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा एज इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। सो जब कभी भी फ्यूचर ईयर्स में गोइंग कंसर्न इज चैलेंज्ड और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बनना बाकी है पुराने वाले, तो यू विल एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट ईयर। शैल आई एक्सप्लेन यू अगेन? ये देखो इधर, ये दिख रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और ईयर एंड, और ये डेट ऑफ अप्रूवल। इधर क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। ये तो क्या हुआ? प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं अभी एक इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा हूं, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट मेजर है, और ये मेजर इवेंट किसको चैलेंज कर रहा है? गोइंग कंसर्न। किसको चैलेंज कर रहा है? इफ इट इज चैलेंजिंग द गोइंग कंसर्न देन यू हैव टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट ईयर इवन इफ इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। से यस। वाओ, तो ये इधर क्या लिखा है देखो, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट affects the going concern assumption of the entity. Such events should be considered and financial statement should be adjusted as on the balance sheet date. If the entity does not have going concern assumption, it should prepare the financial statement on liquidation basis. Do you all agree? So बेटा जी adjusting event कौन से है? एक तो अपना definition के हिसाब से, which satisfies the definition of event occurring after the balance sheet date and provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. Those should be adjusted. There is one more adjusting event. And that is what? If after the balance sheet date going concern assumption is not valid, in that case financial statement should be adjusted and reported as if on the liquidation basis. Yes or no? पक्का? All right. एक और है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये अब तो नहीं है, पुराने जमाने में ऐसा था
डिविडेंड वॉज, आज भी ऐसे ही है, डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड और इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम फॉर द लास्ट ईयर। बोलो हाँ। तो ये इसके पहले एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कानून कहता था कि प्रपोज्ड डिविडेंड ये आप एडजस्ट कर दो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। डिविडेंड इज शोन एज ए लाइबिलिटी आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड। व्हेन इट इज प्रपोज नथिंग यू कैन मैक्सिमम डू इज गिवन नोट्स टू अकाउंट्स। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो एडजस्ट कर दो। आज की तारीख में हम नहीं करते प्रपोज डिविडेंड एडजस्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पुराने जमाने की, जब वो एक रिक्वायरमेंट थी, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ हैज चेंज्ड। ध्यान नहीं है टिल्ली, हो गया इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर इसके अंदर और एक पॉइंट है, कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज विल स्टडी इन एस 29। मुझे नहीं समझा व्हाट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट विच occur after the balance sheet date but before approval of the financial statement by approving authority or approval by the board of directors, and they provide additional information of the condition existing on the balance sheet date. They have to be adjusted in the last year only, and if they do not provide additional information, they are independent event, they need not be adjusted. But if there is an event occurring after the balance sheet date and before approval of the financial statement, and it is independent event but challenges going concern, then it is adjusted. Say yes. चलो इधर तक बात समझ में आ गई, तो इधर सुन लो क्या हुआ। अरे राम 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 राम, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। मुझे एक बात बताओ, समझो आग इधर लग गई, क्योंकि अप्रूवल के बाद में एजीएम के बीच में भी टाइम है। से यस। तुम जब लॉ पढ़ोगे तब तुमको बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अप्रूव होते हैं, और अप्रूव होने के बाद में क्या होता है, एजीएम में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसके बीच में भी टाइम होता है। उस टाइम के दौरान राइट आग लगी और पूरा जलकर गोइंग कंसर्न इज चैलेंज्ड, गोइंग कंसर्न चैलेंज्ड, ये एडजस्ट नहीं होगा, ये एडजस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम इसका क्या जाएगा, डिस्क्लोजर। मतलब गोइंग कंसर्न या कोई भी एडजस्टिंग इवेंट कब होना चाहिए, बिफोर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल कुछ भी हो जाए वो एडजस्ट नहीं होता है। अगर बहुत मेजर इवेंट है तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज। एक कोर्ट केस चल रहा था आपके ऊपर पिछले साल से, आपका अप्रूवल हुआ ऑन, लेट्स टेक एन एग्जांपल 30 जून को अप्रूवल हुआ आपका, राइट। एजीएम है आपके इन द, लेट्स टेक एन एग्जांपल 5 अगस्त को। बोलो भैया। और 30 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें आपके कोर्ट का डिसीजन आ गया और वो आपके फेवर में नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है, तो आप एडजस्ट करोगे कि द आंसर इज नो, क्योंकि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट स्ट्रिक्टली इज बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया, अब कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम यू कैन डू इज, इफ द इवेंट इज मटेरियल, डिस्क्लोज इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डिस्क्लोज वेयर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हैप्पी, बेस्ट है। चले क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन। ये कोई क्वेरी है क्या बच्चों? वाओ, read question number 2. During the year 21-22, are we there? During the year 21-22, Raj Limited was sued by a competitor for 15 lakhs for infringement of a trademark. So बेटा जी हम कौन है? राज लिमिटेड है हम, और हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे ऊपर 15 लाख का क्या किया, केस ठोक दिया। और ये कौन से ईयर में हुआ? 21-22। डेट दिमाग में बैठ गई बेटा? फिर आगे क्या होता है? बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, Raj Limited provided a sum of 10 lakhs in its financial statement for the year ended 31st March 2002. This is as per AS 29, not 4. So उन्होंने क्या किया, अपने जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे कांटेक्ट किया, उनसे सलाह मशवरा किया और पूछा कि क्या हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने, राज ने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा है कितने का, 10 lakhs का। एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ये ऑलरेडी हो चुका है।
18th May 2022, the court decided in favor of party alleging infringement of trademark and order Raj Limited to pay aggrieved party 14 lakhs. Can I ask this intelligent class? हमने प्रोविजन कितने का किया था? कोर्ट ने कितना देने के लिए बोला है? 14 lakhs. दिमाग में है? अब देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर हुए थे. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30th अप्रैल. बेटा जी, आपको कोर्ट का डिसीजन कब मिला? 18th में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद कुछ भी नहीं चलता है. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चीजें बताई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए 30 अप्रैल को और अप्रूव्ड हुए 30 मई को. कितना मतलब गरीब बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं. दो दो डेट्स दिए. अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये एडजस्ट होगा या नहीं होगा? क्यों? कब हुआ है सर? तुम आज का आंसर गलत दे रहे थे. तुम यहां कब हुआ है अप्रूव? थर्टीथ में को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव है. तुम्हारे पास जानकारी कब आई? 18th मई को कोर्ट का डिसीजन आया और तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए 30th मई को. तो आप मुझे बताओ, अप्रूवल के पहले पता चल गया ना? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग. बट ये डेट का क्या करे? इसको इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है. एग्रीड. बट अगर मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड ऑन 30th अप्रैल तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट. इज दैट ओके? चलो एक बार इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे. तो कैसे लिखेंगे? पहले आप मुझे बताओ. इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, both favorable and unfavorable, which occur after the balance sheet date but before approval of financial statements as on the balance sheet date, and which provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. Happy? In this case, the legal case was already pending for the last year, right? And our legal counsel has already suggested to create a provision of 10 lakh. But the final verdict on what date? 18th May, which is before approval of the financial statement, right? The Raj Limited is asked to pay 14 lakhs. So hence the shortfall of 4 lakh will be provided for. Yes or no? पक्का? फिर और एक पॉइंट लिखेंगे. The date on which the financial statement are prepared is irrelevant. The date when the financial statement are prepared is irrelevant. अब ये आंसर मैंने मेरी तरफ से बना के बताया. वाह, पहले फैक्ट्स है, फिर रेफरेंस. एज पर AS for contingencies and events occurring after the balance sheet date. An event occurring after the balance sheet date may require adjustment to the reported value of assets and liabilities, expenses or income. Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist estimation of amount relating to the condition existing on the balance sheet date. तुम definition तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हैं, जो आपको सिखाया चलता है. आगे. In the given case, Raj Limited was sued by competitor for infringement of trademark during the year 21-22, for which the provision was also made by it. The decision of the court on 18th May 2022 for payment of penalty will constitute as an adjusting event because it is an event occurred before approval of the financial statement. ये आप आपकी लैंग्वेज में लिखोगे चलेगा? Yes. Conclusion: Raj Limited should adjust the provision upward by 4 lakh to reflect the award decreed by the court to be paid by them to its competitor. Yes or no? अगर डिसीजन कब दिया जाता? डिसीजन अगर दिया जाता 1 जून को तो ये एडजस्ट होता क्या? क्योंकि 30th मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो चुके. इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय AS4. इन दिस केस नो एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 21-22 वुड हैव बीन रिक्वायर्ड. इज दैट ओके? तो इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, Ravi.
आर वी डन? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। जिनका हो गया ऑनलाइन वाला, अगर आंसर भेज सको तो भेज दो।
चलिए अभी सुनिए, इस क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आए होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। एक डाउट था, बोलो। तो एडजस्टिंग इवेंट में एक एग्जांपल था कि अगर सेल कम प्राइस पे हुआ हो, हाँ, फिर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर हम होल्ड ऑन, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाला है, मैं बताऊं कि सर अगर ऐसा हुआ आगे चलकर कि कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर और आगे इन्वेंट्री खराब कोई और रीजन से हुई होगी, ये पूछ रहे? मेरा अलग डाउट। हाँ ठीक है, आप पूछो फिर। यस, तो सर अगर इन केस टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है और डेप्रिसिएशन रिवाइज होता है, टेक्नोलॉजिकल कहाँ पहुंच गया तू? इन्वेंट्री और एनआरवी और डिप्रिसिएशन? नहीं, मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा था उस पॉइंट का। हाँ, तो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन रिवाइज करना पड़ता है, पड़ रहा होगा ऐसे केस में, मतलब जो यूजफुल लाइफ है वो जीरो हो गई। ओ यू आर टॉकिंग अबाउट AS 10 PPE depreciation is AS 10 na? So but you are talking it in with reference to AS 4. Yes. That is a change in estimate, that cannot be called as change in that is not an event occurring after the balance sheet date. So anything which happens in the life of an asset, or for that matter the pattern of consumption of an asset changes, that cannot be treated as per AS4. AS4 में क्या होगा कि वो इवेंट नहीं है ना occurring after the balance sheet date, it's continuous process, so वो estimate में जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं इसके साथ। चलिए भी कौन सा क्वेश्चन है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज बिफोर एग्जाम। दिस वाज आस्क्ड इन May 19। दिस वाज आस्क्ड इन May 19। आर वी रेडी? ये इसका आंसर नहीं देखा यार, किसी का आंसर देख सकते हैं क्या? भेजो जल्दी दे, हाँ देना, फोटोज भेज दिया करो रे ग्रुप पर। इस बच्चे ने लिखा है एज पर AS4 कॉन्टिजेंसीज इन इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर आपको मैं एक बात बता दूं, आप जो भी लिखते हो क्लियरली लिखो, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ पाया तो मैं आंसर आ भी रहा होगा तो मार्क्स नहीं देंगे। तो क्या लिखा है? The assets and liabilities may require adjustment to its reported values if significant events, both favorable and unfavorable events that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the BOD or approving authority. इसमें आगे और एक चीज लिखनी जरूरी रहेगी बेटा, require adjustment because of the condition which provides additional information of the condition existing on the balance sheet date, ये लिखना जरूरी था। During the year 21-22 Raj Limited made a provision of 10 lakhs for contingent liability। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। contingent liability क्या? made a provision and contingent liability do not go hand in hand. contingent liability is disclosed, provision is recognized। made a provision का मतलब क्या है? एंट्री होती है। contingent liability की एंट्री नहीं होती, डिस्क्लोजर होता है। डिस्क्लोजर कहा जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो तुम ये नहीं लिख सकते कि मेड अ प्रोविजन फॉर 10 lakhs, इतना ही काफी है। फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अबे झंडू प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी दोनों अलग अलग है, बराबर है ना? प्रोविजन हुआ यहां तक बराबर है। टू बी पेड टू इट्स कॉम्पिटिटर फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, बट आफ्टर 30th May 22 द कोर्ट demanded Raj Limited to pay 14 lakh as compensation. So Raj Limited should make further provision of 4 lakh and this transaction needs to be adjusted in the financial year 21-22। यहां तक सही है। The demand for compensation made by the court is an adjusting event। ये लास्ट में कंक्लूजन भी एकदम परफेक्ट है। शब्द थोड़े से तुम सोच के यूज नहीं कर रहे हो, जैसे प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मेरे जैसा एग्जाम में भड़क जाएगा, क्या लिख रहा है? शब्दों के तो मान है ना, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अलग शब्द हो गया, प्रोविजन अलग शब्द हो गया। इज दैट ओके? राजा बेटा जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22 वर अप्रूव्ड बाय द BOD। अरे बच्चे नाराज हो गए, बोले परमिशन तो दी नहीं, सिर्फ चैटिंग की दी है, मीडिया ऑन नहीं है, मेरे नाम से गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे नाम से। परमिशन तो दो फोटो भेजने के लिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22 वर अप्रूव्ड बाय द BOD on 15th July। The following information was provided। Underline the word 15 July 22। Clear है? A suit against company's advertisement was filed by a party on 20th April claiming damages of 25 lakhs। Now beta ji, the suit against company's advertisement was filed by a party on 20th April
क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 25 lakhs। यहां पर एडवर्टीजमेंट कब गया पता नहीं है, सूट 20 अप्रैल को गया है, एग्रीड। सो क्वेश्चन ये है कि एडवर्टीजमेंट कब गया है। अगर एडवर्टीजमेंट पिछले साल गया होगा और उसका केस 20 अप्रैल को फाइल हो रहा है, तो 20 अप्रैल को फाइल हो गया तो 3 सिनारियोज बनते हैं। पैसा देना पड़ सकता है, शायद देना पड़ सकता है, नहीं देना है। मतलब वो हो सकता है प्रोविजन, वो हो सकता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बहुत ही रिमोट है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, यस और नो। सो क्वेश्चन ये आता है, आप मुझे बताइए क्या हम इसको एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अज्यूमिंग दैट कि ये एडवर्टीजमेंट जो आया था पब्लिक के सामने वो कब आ गया था, इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, वापस एक बार देख लेंगे पूरे हायरार्की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव हुए, 15th। अच्छा, मुझे नेक्स्ट चीज बता दो कि सूट कब फाइल हुआ आपके ऊपर, 20th अप्रैल 22, मतलब बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, यस। सो दिस सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नाउ डज दैट प्रोवाइड एडिशनल कंडीशन ऑफ द इवेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, यस। अगर ये एडवर्टीजमेंट पिछले साल आया होगा तो अप्रैल में एडवर्टीजमेंट आया, अप्रैल में केस हुआ, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बट एडवर्टीजमेंट आया था मार्च में और केस फाइल हुआ अप्रैल में, तो वॉज द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, द आंसर इज यस। इन दैट केस ईदर यू शुड क्रिएट प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एज द केस में बी एज पर AS 29, यस और नो, पक्का। तो इसका पहले एक बार हम आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है कि इसमें एडवर्टीजमेंट कब आया इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी है, पढ़ लो एक बार। Financial statement of Alpha for the year 21-22 were approved by the BOD on 15 July. Suit filed against the company is a contingent liability, but it was not existing as on the date of the balance sheet date, as the suit was filed on 20th April after the balance sheet date. अब इसके अंदर मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यह बताया था कि एडवर्टीजमेंट की डेट दी नहीं है, तो इसमें दो अजम्पशन बन सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि एडवर्टीजमेंट अगर कब हुआ है, मार्च में, और केस फाइल किया गया कब, 20 अप्रैल को, तो उस केस में वो एडजस्टिंग है। बट एडवर्टीजमेंट भी अप्रैल में आया और अप्रैल में ही केस फाइल हुआ, तो ये ऑल टुगेदर न्यू इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो एडजस्टिंग नहीं हो सकता, यस और नो। तो इधर नीचे क्या लिखा है, द सूट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 21-22 एंड विल बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कैन माय डियर स्टूडेंट्स टेल मी व्हाई इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट? नहीं, इसमें अज्यूम नहीं किया, ये क्लियर है कि भाई डेट नहीं दी है तो सूट जब फाइल किया है उसी साल में हुआ होगा। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए और मार्च महीना लिख दे, एडवर्टीजमेंट केम इन द मंथ ऑफ मार्च, तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर कैसे लिखा है, इसका आंसर एक्चुअली यहां से शुरू हो गया, सोल्यूशन इन्होंने यहां पर लिखा है नहीं, शट, इसका आंसर यहां से शुरू हो गया, ये यहां से सोल्यूशन है, बट आई एम सो सॉरी। सो पहले मैंने क्या कर दिया, एज पर AS 5 contingencies and events occurring after the balance sheet date, to decide whether the event is adjusting or non adjusting event, two conditions needs to be satisfied. There has to be a evidence and the event must be related to period ending on the reporting date. Events occurring after the balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved by BOD in case of a company and by corresponding approving authority in case of other entity. Yes or no? So राजा बेटा जी, इस केस में if it provides additional information of the condition existing on the balance sheet date, then it should be adjusted. तो उन्होंने इसको क्या बोला, there has to be evidence. तुम तुम्हारी भाषा में उस स्टैंडर्ड लाइन को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सो पहले वाले केस में ये ट्रांजैक्शन हुई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी had been decided by March 22, but the financial resources were arranged in April 22 and amount invested was 50 lakhs. बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस कब डिसाइड हुई? मार्च में। बट फाइनेंशियल रिसोर्सेस कब हुए? तो अब नहीं, नॉन एडजस्टिंग ऐसा नहीं, इतना घाई क्यों कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ ये बताओ, और ये कैसे पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में हुआ? तो तुम्हारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन ये है कि जब पैसा दिया तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन द मंथ ऑफ मार्च और पैसा दिया गया अप्रैल में? मैं जिस साधारण भाषा में पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए।
कॉन्ट्रैक्ट हुआ मार्च में और पैसा मिला अप्रैल में, तो ये एडजस्टिंग है कि नहीं है? उस केस में एडजस्टिंग है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट मार्च में हुआ ही नहीं था, सब कुछ अप्रैल में हुआ, तो एडजस्टिंग है क्या? नॉन एडजस्टिंग। तो आंसर को लिखते वक्त आपको कॉन्ट्रैक्चुअली सोचना पड़ेगा कि कब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट मार्च में साइन हो गया है और अप्रैल में सिर्फ पैसे दिए गए, तो राजा बेटा जी इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। मार्च में अगर हो गया है कॉन्ट्रैक्ट और पैसा सिर्फ कब दिया गया? अप्रैल में, तो देन इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सारा कुछ नए साल में ही हुआ है, तो इट इज ए नॉन एडजस्टिंग। देखो इसका आंसर, terms and conditions of acquisitions of business were finalized before balance sheet date and carried out before the closure of books of accounts, but the transaction for payment of financial resources was effected in April 22. Hence, necessary adjustment to assets and liabilities for acquisition of business is necessary in the financial statement for the year ended 31st March 22. The acquisition of business will be an adjusting event. तो यहां पर क्या assume किया गया? कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? और वो इसीलिए अपने शब्दों को अच्छे से पढ़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस वर फाइनलाइज्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। द कीवर्ड इज फाइनलाइज्ड, नॉट अंडर डिस्कशन। हाँ तो डिसाइडेड इज फाइनलाइज्ड एंड डिसाइडेड वन ना। आई हैव डिसाइडेड टू मैरी विद दिस गर्ल, तो हो गया ना डिसीजन। आई एम गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? You don't, so it is providing additional information of the condition existing on the balance sheet date. The keyword here is what? Had been decided by March 22. Yes or no? But the financial resources were arranged where? In April 22. Clear? तो keyword कौन सा हुआ? Decided. अच्छा, यही लाइन एग्जाम में चेंज हो गई, इज अंडर डिस्कशन, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इज दैट ओके? थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख बाय कैशियर ऑन 31st March 22 was detected on 16th July 22. बेटा थेफ्ट कब हुआ? 31st मार्च। डिटेक्ट कब हुआ? ये बहुत कमीना है, लास्ट में पूछता है। मुझे बताओ, तुमको लग रहा है ना थेफ्ट तो 31st मार्च को है, और लास्ट में लिखते इस डेट को भूल मत जाना। 15 जुलाई इज द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड। एनीथिंग इवन इफ इट इज रिलेटेड टू 31st मार्च विल नॉट बी एडजस्टिंग। सही सर नो? तो ये देखो नीचे किसका, अगर मेजर है तो डिस्क्लोजर आएगा। नॉट एवरी ट्रांजेक्शन वी आर गोना डिस्क्लोज, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्क्लोज दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजर, विच आर मटेरियल। हाँ, कैसे समझेगा? लिखना पड़ेगा। इफ द ट्रांजेक्शन इज मटेरियल डिस्क्लोज इट, एंड वो भी कहां पर? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बट मुझे 5 लाख रुपए मुझे मटेरियल नहीं लगता है, बट ठीक है। और यहां पर यही पूछा ना, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। क्यों ज्यादा ज्ञान बांटने का? डिस्क्लोजर दो, ये करो वो करो, ये पढ़ लेते हैं। Events which occur after the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved may indicate the need for adjustment to assets and liability as at the balance sheet date, or may require disclosure. In the given case, as theft of cash was detected on 16th July after approval of the financial statement, it will not require adjustment nor disclosure. The theft will be non-adjusting event and no adjustment in the financial statement is required. So yes, एक बार वापस डील कर ले बेटा जी। पहला वाला एडजस्टिंग था कि नॉन एडजस्टिंग? एडवर्टीजमेंट वाला एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। इसके अंदर थोड़ा सा वरायंस करते हैं। एडवर्टीजमेंट आया मार्च में, केस फाइल हुआ अप्रैल में, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको क्या दिखाओगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाओगे, प्रोविजन दिखाओगे। तो एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करना है? एज पर AS 29। ये स्टैंडर्ड ये नहीं बता रहा क्या ट्रीटमेंट देना है, स्टैंडर्ड इतना ही बोल रहा है एडजस्ट करना है कि नहीं करना है। जो एडजस्ट करना है वो तो एज पर AS 29, जैसे अमालगमेशन वाला एडजस्टमेंट था, टेक ओवर वाला क्लॉज 2। अब ये स्टैंडर्ड थोड़ी तो बता रहा है कि टेक ओवर की एंट्री कैसे करेंगे। टेक ओवर की एंट्री बताने के लिए AS 14 बोलो भाई। हाँ, तो सेकंड वाला एडजस्टिंग था कि नहीं था? हाँ या नहीं? यस। और थर्ड वाला थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर, नॉन एडजस्टिंग। व्हाई? बिकॉज द थेफ्ट इज डिटेक्टेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय BOD। अच्छा, अब जो मैं एक चीज किया करता था मेरी पढ़ाई के वक्त, और मुझे लगता है मुझे उसका बहुत फायदा हुआ और बहुत शॉर्टकट में चीजें होती, वो चीज आपको बता रहा हूं। हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ चुके हैं, अब आप घर में बैठे हो, आप पढ़ चुके हो,
अब आपको ये क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस करना है अपने माइंड में कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद में मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। तो अब आपको विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइज कर मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो आपको लिखना है। तो वो जो विजुअलाइजेशन है ये पहले हम ओरली बोलेंगे, ठीक है। जब हम ओरली बोलते हैं, राइट, सो हमेशा ध्यान में रखना, एक व्यक्ति पहले बोलना सीखता है फिर लिखना सीखता है। जो बोल नहीं सकता वो लिख भी नहीं सकता, ये खास बात है, ध्यान में रखना। कोई व्यक्ति डायरेक्टली लिखने वाला मौजूद हुआ ही नहीं है, वो पहले बोलना सीखेगा फिर लिखना सीखेगा। आप एक उदाहरण दे दो मुझे कि वो डायरेक्टली लिखना चालू कर दिया, कोई भी काव्य रचना, कोई कुछ भी, वो पहले बोलनी शुरू करते हैं फिर लिखना शुरू करते हैं। आर वी नाउ रेडी? सो पहले हम विजुअलाइज करते हैं कि हम AS4 के हिसाब से इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का डेफिनेशन लिखेंगे। लिख दिया? फिर एक बार वो डेफिनेशन लिखने के बाद में हम केस नंबर 1 लिखेंगे। फिर हम बोलेंगे इन द इंस्टेंट केस द सूट वाज फाइल्ड इन द मंथ ऑफ April, that is before the approval of the financial statement by board of directors, but such suit does not provide any additional information of the condition existing on the balance sheet date, and hence it is non-adjusting event. It will not be adjusted for the financial year ending 31st March 2022. बराबर है? प्लेन सिंपल आंसर हुआ। सेकंड वाला कौन सा लिखना है बेटा जी? In this case, the terms and conditions are finalized or is decided. That is to say, contractual relationship is entered, right, before 31st March, and hence, or decided इतना भी लिखा तो ठीक है, and hence, this is an adjusting event as it provides the payment of the finance provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. Say yes. So this is an adjusting event. And what is the third one? Theft of cash. Theft of cash is detected after the approval of the financial statement by the BOD, and hence it cannot be adjusted for the year ended 31st March 2022. Appreciate this. पक्का? ठीक है। अगर इतना ही दम है तो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये लिखकर बताएंगे। मैंने बताया था जुलाई 21 में आया था, एक बार पढ़े। हम रेडी पढ़ने के लिए इसको? सर मुझे डाउट है। राज जल्दी से डाउट बताओ, क्या डाउट है? सूर्या लिमिटेड follows the financial year April to March. It has provided the following information. कॉय क्या होता है? कॉय क्या होता है? क्या बोल रहे हैं यार भाई? क्या डाउट है वो लिख यार। A suit against company's advertisement was filed by party on 5th April 2021 claiming damages of 5 lakhs. बेटा जी मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये बैलेंस शीट कब अप्रूव हुई? अप्रैल टू मार्च है ना। A suit against company's advertisement was filed by party on 5th April claiming damages of 5 lakh. तो आपको क्या लगता है 5th अप्रैल को आया? एडजस्टिंग है क्या? यस। अगर ये एडजस्टिंग है कि नहीं है तो आंसर इज है। क्यों एडजस्टिंग है? क्योंकि राजा बेटा जी इसका ये कब आया है? 5th अप्रैल को आया है, और हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31st मार्च है क्या? अगर मैं ये मानकर चलूं कि इसका अप्रूवल 5 अप्रैल के आगे हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग ही बोलेंगे ना। कौन से ईयर के लिए पूछा? ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया? Whether it is an adjusting, non-adjusting event occurring after the balance sheet date are to be treated as contingencies. Contingencies वाला पार्ट हम कब देखेंगे? AS 29 में। अब आगे देखते हैं। Company sends a proposal to sell an immovable property for 45 lakh in March 21. But the keyword is proposal, not decided. It is not a contract. So it is not an agreement. It is not an agreement.
द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 30 लाख एज ऑन द ईयर एंड, हाउएवर द डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15th April 2021. तो मैं आपको पूछता हूं, ये प्रपोजल है, तो प्रपोजल को हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं क्या? इट इज जस्ट एन ऑफर. सो बिकॉज इट इज एन ऑफर, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग. The terms and conditions for the acquisition of another company have been decided by the end of March. The keyword is decided. So can I not say it is an agreement? But the financial resources were arranged in April 2021. The amount invested was 50 lakh. Can I say it is adjusting? Theft of cash amounting to 4 lakh was done by cashier in the month of March 2021, but was detected on the next day after the financial statement have been approved by the directors. तो ये क्या आएगा? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग क्या है? नॉन एडजस्टिंग. एग्रीड. कीपिंग इन व्यू ऑफ AS4, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजंस वेदर द अबव इवेंट्स आर ट्रीटेड एज कॉन्टिजेंसीज इवेंट्स ऑकरिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. अब बेटा पहला वाला आपके ऊपर एक केस फाइल किया गया है, बस इतना ही बोला है ना. तो केस फाइल किया गया, कब फाइल किया गया? अप्रैल में. अब इसको क्या बताना है? प्रोविजन दिखाना है या कॉन्टिजेंसी दिखाना है. ये AS4 में ताकत नहीं है. ये कौन बोलेगा? AS29. तो इसके बारे में ये बोल रहे कि यह कॉन्टिजेंसीज है क्या? द आंसर इज यस, इट कैन बी कॉन्टिजेंसीज. हाउ आई टेल यू, जरा एक बार समझ लो. पहला वाला ये आंसर पढ़ो. वी विल फर्स्ट रीड एडजस्टमेंट नंबर 2, 2, 3 एंड 4 पढ़ लेते हैं. आर वी रेडी? सेकेंड वाला पढ़ो बेटा. The proposal to sell an immovable property was made before 31st March 2021, but the final deed was registered. Sale cannot be shown in the financial statement for the year ended 31st March 21. Sale of immovable property is an event occurring after the balance sheet date and is a non-adjusting event. No adjustment to assets and liabilities is required as the event does not affect the determination and the condition of the amount stated in the financial statement for the year ended 31st March 2021. आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको कैसे लिखोगे? व्हाट इज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट लिख दोगे. इस केस में आप ये चीज लिख दोगे कि इन द अबव केस ओनली प्रपोजल फॉर सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज डन बिफोर 31st March, राइट? सेल वाज कंक्लूडेड इन द मंथ ऑफ April, so it does not provide any additional information of the condition existing on the balance sheet date. It is an independent event of the April and hence it will not be adjusted in the year ended 31st March 2021. है ना? Is that okay? Now next वाला देख लो. The terms and conditions of the acquisition of business were finalized before the balance sheet date and carried out before the closure of the books of account, but the transaction for payment was affected in April. The finalization of the terms and condition amounts to significant event before the balance sheet date, or I can say it is an event occurring after the balance sheet date which provides significant information of the condition existing on the balance sheet date. So hence it should be what? Adjusted. ये बात सही है क्या? आप यहां पर शब्द कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो एग्रीमेंट तो यूज कर ही सकते हो, क्योंकि कीवर्ड क्या है? डिसाइडेड. और सेकंड वाले में कीवर्ड क्या था? प्रपोजल. दोनों में फर्क है. प्रपोजल इज एन ऑफर और सेकंड में शब्द क्या है? डिसाइडेड. दैट इज एन एग्रीमेंट. So acquisition of business is an adjusting event and necessary adjustment to assets and liabilities for acquisition of business are necessary in the financial statement for the year ended 31st March 2021. Now fourth one, the theft of the cash was detected after approval of the financial statement. As per AS4, only those events which occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved may indicate the need for adjustment of assets and liabilities as at the balance sheet date. और हमने क्या लिखा? No adjustment is required for theft in financial year 2021. It is a non-adjusting event. Now comes a question, sir, what about the first item? बेटा जी मैं आपको वापस बोलूंगा, ये वाला जो केस था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके अंदर पढ़ो, a suit against company's advertisement was filed by party on 20th April claiming damages of 25 lakh. ये एडजस्टिंग बोला था कि नॉन एडजस्टिंग? Why नॉन एडजस्टिंग? क्योंकि इट इज एन ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट इवेंट. हमें नहीं पता एडवर्टीजमेंट कब आया. सूट कब फाइल हुआ? अप्रैल में. तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई साहब एडवर्टीजमेंट भी कब आया? अप्रैल में ही. यस और नो? बेटा सेम लॉजिक से मुझे एक बात बताइए, फोर्थ क्वेश्चन में ये कब आया? सूट कब फाइल किया गया? 5th अप्रैल. बट आपको ये पता है कि एडवर्टीजमेंट कब आया? जब एडवर्टीजमेंट कब आया हमें पता नहीं, तो जैसे पिछले केस में हम इसको नॉन एडजस्टिंग बोल रहे थे, इस केस में भी हम क्या बोलेंगे? नॉन एडजस्टिंग. इज दैट ओके? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि क्वेश्चन पहले आप क्या करोगे? ओरली बोलोगे फिर आंसर आएगा. तो एक बार कोशिश करते हैं.
पहले हम क्या लिखेंगे, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बराबर है। इसमें 4 आइटम पूछे हुए, डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो एज पर AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, क्या लिखेंगे, event occurring after the balance sheet date are those significant event, both favorable and unfavorable, which occur after the balance sheet date but before approval of the financial statement by the board of directors, and which provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. Such event should be adjusted for the financial year ended 31st March 2021. Agreed? Now हम लिखेंगे केस नंबर 1 in reference to case 1, in reference to the definition above. Here the suit is filed on 5th April 2021. Is that okay? It is an independent event, does not provide any additional information of the condition existing on the balance sheet date, and hence non-adjusting event. Non-adjusting event को underline कर दिया। Second वाले केस में क्या बोलेंगे, proposal. Now in this case we will say there was only a proposal to sell the immovable property. Is that okay? So hence it does not provide any additional information of the condition existing on the balance sheet date, and hence it will not be adjusting event for 31st March 2021. और अगर आप इधर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, AS4 categorically says that only merely an inquiry will not be treated as a condition existing on the balance sheet date. Merely inquiry मतलब ऐसा पता ना कि अमाल्गमेशन होने के पहले सिर्फ इंक्वायरी हुई, बातचीत चल रही है. The project is under discussion, cannot be treated as condition existing on the balance sheet date. Agreed? In the third case हम क्या बोलेंगे? The terms and conditions are already finalized in the month of March. That is to say, an agreement is already entered as on 31st March. Only financial resources are arranged in the month of April. This is an additional information of the condition existing on the balance sheet date, and hence it should be adjusted for 31st March 2021. और लास्ट वाला कौन सा बेटा जी? Theft. As the theft was detected after the financial statements were approved by BOD, it does not satisfy the definition, and hence it is non-adjusting event. Is that okay? आ जाएगा क्या आंसर लिखते हैं? चलिए एक क्वेश्चन करके देंगे अभी मेरे को आप. चलिए ये पढ़कर बताइए मुझे. पहले हम सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं पढ़कर बताइए. Financial statements of Alpha Limited for the year ending 1920 were approved by ठीक है ना, इधर पढ़ सकते हो ना, आंखों के सामने तुम्हारे. आंखें ऊपर करो थोड़ी सी और स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन दिख जाएगा. मिल गया? थैंक यू. अब नीचे कर लो आंखें वापस. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर 1920 वर अप्रूव्ड बाय बीओडी on 15th July. Can you highlight the word 15th July? The following information was provided. A suit against the company's advertisement was filed by the party on what date? 20th April, claiming damages of 25 lakhs. आप मुझे बताओ. 20th April. Adjusting, non-adjusting? But इस बार आंसर लिखना पड़ेगा. हाँ. The terms and conditions of acquisition of business of the another company has been decided. Adjusting, non-adjusting? याद हो गया सर. Theft of cash of 5 lakh by cashier on 31st March was detected on 16th July 2020. मुझे एक बात बताओ, adjusting or non-adjusting? कि 16 जुलाई को हुआ ना. Now the company started negotiation. Whether the terms and conditions were decided or just negotiations are there. Negotiations मतलब offer है ना, तो वो adjusting event नहीं होगा. Started a negotiation with a party to sell an immovable property for 40 lakhs. In March 2020, the book value of the property is how much? 30 lakhs. As on 31st March 22. However, the deed was registered on 15th April. तो मुझे बताओ ये adjusting है कि non-adjusting? Non-adjusting. A major fire had damaged the assets of the factory on 5th April. However, the assets were fully insured. बेटा when the assets are fully insured, इसका मतलब going concern है या बंद हो गया?
गोइंग कंसर्न है या नहीं है ना, क्योंकि जब इंश्योरेंस है इसका मतलब पैसा मिलेगा मतलब धंधा चलेगा. When going concern is challenged, then it is an adjusting event. When going concern is not challenged, it is a non-adjusting event. Agreed? With reference to AS4, state whether the above mentioned events will be treated as contingencies, adjusting event or non-adjusting event. तो बेटा पहला वाला क्या बोला तुमने? Non-adjusting. पहला वाला आंसर आया. सेकंड वाला क्या बोला था तुमने? एडजस्टिंग है क्या? थर्ड वाला क्या बोला? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्या? फोर्थ वाला क्या बोला है? नॉन एडजस्टिंग है क्या? और फिफ्थ वाला क्या बोला? उसमें गोइंग कंसर्न का बात है. इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. यस और नो? ये रसगुल्ले बच्चों, आपको एक ट्रिक देता हूं. ये क्वेश्चन का आंसर आप घर पर लिखना, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी आंसर्स यहां पर लिखे हुए हैं हमारी टीम ने लिख कर दिए, ये हमने कॉपी कर कर लिखे हैं. ओके, कॉपी मतलब प्रोविजंस हमारी टीम ने यहां से कॉपी कर कर लिखे, मतलब ये आंसर्स बनाए हुए नहीं है. तो तुम अगर ये यहां पर बैठकर सोच रहे हो ना एज अ विद्यार्थी, तुम इस आंसर को ऐसे कैसे बनाओगे डुप्लीकेट, तुम्हारी पहली हार हो जाएगी. ये आपके शब्दों में ही लिखा जाएगा. जितना डेफिनेशंस मैंने आपको वो पेज में दिए ना, 2 पेजेस में, उतने डेफिनेशंस परफेक्ट करके चले जाओ, उसके बेसिस पर इसके आंसर्स आ जाएंगे. हैप्पी? तो आंसर एकदम डिक्टो याद करने की कोशिश मत करना. 9th हुआ. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन बताइए. 7th वाला. XYZ Limited operates its business into various segments. Its financial year ended on 31st March 20 and the financial statement were approved by the approving authority on 15th June. The following material event took place. A major property was sold. The key word is sold. Sold मतलब contract. For which contract had been exchanged on 15th March. The sale was completed on 15th May 2020 at a price of 26,50,000. अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा और एडिशनल भी लिखना पड़ेगा. ये एडजस्टिंग है, इतना लिखकर नहीं चलेगा. आपको ऐसा लिखना पड़ेगा दैट इट शुड बी डी-रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट. डी-रिकॉग्नाइज करेंगे ना पीपीई को, 25 lakhs को. एक होता है रिकॉग्नाइज और एक होता है डी-रिकॉग्नाइज. सो दैट पीपीई, the major property will be de-recognized from the balance sheet. Receivable दिखाएंगे कितना? 26,50,000 and profit from sale of property will be shown as 1,50,000. सर 1,50,000 कैसे? सिंपल तो है. 26,50,000 माइनस 25 लाख कितना आएगा? 1,50,000 will be shown as what? Profit. ये एडिशनल लाइन इसमें लिखनी पड़ेगी. आगे 2 अप्रैल को, बेटा 2 अप्रैल को फायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. द कीवर्ड इज कंप्लीटली. कंप्लीटली मतलब पूरा. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ द एंटिटी, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द लॉस ऑफ 10 million वुड बी फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. इसमें ज्ञान गणित बांट के आएंगे कि गोइंग कंसर्न नहीं, इफ गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड देन द लॉस शुड बी एडजस्टेड. बट इफ द गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड, इन दैट केस then it is a non-adjusting event. If there is a major thing, then it can be disclosed in the director's report. बरोबर है क्या? आगे, a claim for damage to 8 million for breach of patent had been received by entity prior to the year end. मतलब 31st मार्च के पहले ही हमें एक नोटिस मिल गई थी. जैसे मैं तुमको एडवर्टीजमेंट के बारे में बोला करता था, एडवर्टीजमेंट कब आया? मार्च में आया तो एडजस्टिंग, अप्रैल में आया तो नॉन एडजस्टिंग. तो आपको नोटिस कब मिल गई ब्रीच ऑफ पेटेंट की? ईयर एंड के पहले. हल्के हाथों में लिखा, इट इज द डायरेक्टर्स ओपिनियन बैक्ड बाय लीगल एडवाइस दैट द क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस. मतलब डायरेक्टर बोला कि ये क्लेम बेसलेस होगा. यहां पर ट्रिगर हुआ AS 29 की प्रोविजन करना है कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ये AS 29 है. बट इट इज स्टिल एस्टिमेटेड दैट इट वुड इन्वॉल्व कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन लीगल फीस. सो बेटा जी आप मुझे बताइए, इस केस में आप डैमेजेस का तो कुछ नहीं बताएंगे, बट आप किसका प्रोविजन करेंगे? प्रोविजन फॉर लीगल फीस. बोलो हां या ना. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद द रीजंस. यस. ये देखो रे भाई, पहला वाला एडजस्टिंग इवेंट है क्या? पक्का. एंड द प्रॉफिट ऑन द सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड 1,50,000. क्या बात हुई थी क्या? और दूसरा वाला नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्या? और अगर
Since it is said that the loss will be fully covered by the insurance company, the fact should be disclosed by way of notes to accounts to the financial statement. Disclosure दिया जा सकता है. और राजा बेटा जी, it should be disclosed by means of contingent liability. Contingent liability बेटा जी आपको कहां पता चलेगा? AS 29. क्योंकि डायरेक्टर ने क्या बोला? पैसा देने की जरूरत नहीं है. बट आगे क्या लिखा है? Provision should be made for legal fees expected to be incurred to the extent that they are not expected to be recovered. Is that okay? तो उसके अंदर दो पॉइंट है, एक लॉस है और एक क्या है? एक लॉस कौन सा? लीगल फीस का लॉस है, और एक दूसरा कौन सा? क्लेम है. सो जो लीगल फीस का लॉस है उसका प्रोविजन करेंगे, बट जो पेटेंट का ब्रीच का पेनल्टी है वो हम बोल रहे हैं कि वो लाइबिलिटी तो नहीं है, बट वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है. यस और नो, बिकॉज इट कैन बी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. ये हम कहां पर पढ़ेंगे? AS 29. पक्का? चलो वापस से बताओ इसका आंसर कैसे लिखेंगे. पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर इन केसेस को डिस्कस कर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. केस नंबर 1 में आपको यह दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ. सेस 1,50,000. और आपको यह बताना पड़ेगा कि असेट को डीरिकॉग्नाइज करो और रिसीवेबल को दिखाओ, और साथ ही साथ आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. सेकंड वाला क्या बोलेंगे? इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज गोइंग कंसर्न इज नॉट चैलेंज्ड, बट द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स कि ऐसा कुछ हुआ है. और लास्ट वाला कौन सा बेटा जी? क्लेम का. वो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया. पक्का? अच्छा, आज के होमवर्क लिख लो. क्वेश्चन नंबर 7, डू राइटिंग प्रैक्टिस. मैं जो बोल रहा हूं कर लेना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 7 क्या करोगे? डू राइटिंग प्रैक्टिस. 7 बेटा 5th वाला देखते हैं. As per provision of AS4, you are required to state with reason whether the following transactions are adjusting event or non-adjusting event. In the books of New Limited, accounts of the company were approved on 10th July 2021. Equity dividend for 2021 was declared at the rate of 7% on 15th May 2021. बेटा जी पिछले साल के लिए डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर किया गया ऑन 15/5/2021. इज दैट ओके? आपका ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 मार्च 2021. बेटा जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे एंड इट डज नॉट शो एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. सो बेटा जी इसको किसी भी हालत में एडजस्टिंग नहीं बोल सकते, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि डिविडेंड इज प्रपोज्ड एज ऑन 31 मार्च. ये भी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट, AS5 की नहीं है, AS4 की नहीं है. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट. उसका हम लिखेंगे कि डिविडेंड इज प्रपोज्ड टू दिस इन दिस. हमने कंपनी फाइनल अकाउंट में किया था ये. बोलो हाँ. अगला 5 मार्च को 53,000 कैश वॉज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द कैशियर. दिस फ्रॉड वॉज डिटेक्टेड ऑन 22nd June 2021. वाई एडजस्टिंग? हमारा अप्रूवल हुआ है 10/7 को, कैश कब मिला है? मार्च में. एग्रीड? और राजा बेटा जी ये फ्रॉड हमें कब पता चला? 22nd June को. सो दिस वुड बी व्हाट? एडजस्टिंग, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. एग्रीड? One building got damaged due to occurrence of fire on 23rd/5/2021. Loss was estimated to be 81 lakhs. इसका आंसर कैसे होगा? If it challenges the going concern, it is an adjusting, but it does not challenge the going concern, it is a non-adjusting event. But in case of non-adjusting event, the fact should be disclosed in notes to accounts. Agreed? तो ये देख लीजिए बेटा जी, ये पहले मैंने बोला था डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स and no liability for dividend should be recognized. Says. फिर अगला वाला कौन सा है? कैशियर फ्रॉड. तो इसको हमने क्या बोला? एज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, और लॉस आपको बुक करना पड़ेगा. बोलो हाँ. और राजा बेटा जी इसके बाद में मैंने क्या बोला? Therefore the fundamental accounting assumption of going concern would have to be evaluated. So राजा बेटा जी loss due to fire is not recognized as it is a
नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अगर गोइंग कंसर्न इज नॉट चैलेंज तो ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग. Considering that going concern is still valid, the fact fire together with an estimated loss of 81 should be disclosed in the report of the approving authority. इसका मतलब है ये कहां पर डिस्क्लोज किया जाता है? नॉट नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट. It will be disclosed where? In the director's report for the year 2021 to enable users of financial statement to make proper evaluation and decision. मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, इस आंसर को पढ़ लीजिए एक बार, और आंसर को पढ़ने के बाद इसको लिखने के लिए मैं आपको दूंगा. Shall we start? Shall I start the timer? कर दो टाइमर स्टार्ट.
हुआ क्या? क्यों, आपके पास क्वेश्चन नहीं बेटा? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कौन सा, 9th है क्या? ये वाला क्या? दिसंबर में ये वाला? पांडुरंगा। अरे कितना दिख रहा है? हेलो हेलो। बस रहे, हाथ दुखेंगे अभी। 8 मिनट हो गए, लिखे ही जा रहे। पिछले बार जैसे तो नहीं किया ना? फोटो भेज दे ग्रुप पर, सबको ही दिखा दूंगा। सी इंटर फास्ट ट्रैक, यस। सर इतने सारे एएस की लैंग्वेज कैसे याद रहेगी? एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा। ये सोच ले सीए बनने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, अपने आप याद रहने लग जाएगी। अरे हाँ, बहुत पावरफुल टेक्निक है ये। और तू सिर्फ इसकी क्या बात कर रहा है, एएस की? एएस के अलावा एसएस भी रहेंगे, सब याद हो जाता है। पैसा ऐसी चीज है, सब कुछ करा देता है। ऐसा समझ ले कि
फोटोज नॉट अलाउड, ऐसे कैसे फोटोज नॉट अलाउड? मैंने अभी ऑन किया है। ये कौन मीडिया बंद कर रहा है बे? वीडियोस बंद किया, ये बंद किया। सेंड फाइल्स कर देते। यस, ऑन है, ऑन है। भेजो भेजो भेजो। ये कौन है सर जी? आप आंसर है ना टेढ़ा भेज रहे, सीधा भेजो। ये देखो आंसर आया। As per AS5, events occurring after the balance sheet date. As per AS4, इकड़च बोम बोल रहा है। As per AS4, events occurring after the balance sheet date are those significant events. इसका AS का नाम गलत लिख रही हो। कौन किसका है? जिसका भी है, मुझे लगा तुम्हारा, क्योंकि यू आर सेइंग ना। Are those significant event which occurs between the balance sheet date and the date of approval of the financial statement by approving authority. If this event pertains to condition existing on the balance sheet date, then these are considered as adjusting event. Very good. इसको 2 पॉइंट में लिख देते तो ठीक रहता, बट ठीक है, ये भी बढ़िया है। Equity dividend declared does not pertain to the condition existing on the balance sheet date, thus it is not an adjusting event. इसके बारे में आप ये लिख सकते हो, but it can be disclosed into what? Notes to accounts. This is not the requirement of AS4, but this is the requirement of Schedule 3. The fraud by the cashier was detected on 22nd June. That is before the approval of financial statement. Thus, it is an event occurring after the balance sheet date. Further, fraud was committed on 5 March. Hence, it is an adjusting event as it provides additional information of the condition existing on the balance sheet date. बराबर है क्या भाई? यहां से तो परफेक्ट लिखा है ये भी। The damage of building due to fire happened on 23rd May. That is before approval of the financial statement. And if this change affects the going concern of entity, then it should be considered as adjusting event. Otherwise, it is an non-adjusting event. Is that okay? आप आगे और एक पॉइंट लिखना चाहिए। If it is a major or a material item, it can be disclosed in the board of directors report or approving authorities report. Yes or no? वाओ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दावे के साथ लिख सकता हूं कि आपको 60% मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। इस तरीके से टारगेट करते चलो। परफेक्ट, वो आ जाएगा क्या? सो इसी के साथ राजा बेटा जी AS4 के बचे हुए जो भी क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। मैंने देख लिए सारे क्वेश्चंस, अभी आइडेंटिफाई करके आपको सारे आ जाएंगे। और सुन लीजिए, जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको पढ़कर एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाएगी। क्या करोगे भाई? राइटिंग प्रैक्टिस। आर यू श्योर अबाउट दिस? अच्छा, कैन आई आस्क यू टू क्रिटिकली एनालाइज योरसेल्फ कि आपके आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं कि नहीं आए? वो चीज देखना। सिर्फ लिखना प्रैक्टिस करना पॉइंट नहीं है, तो उसको एनालाइज करना कि डेफिनेशन आया कि नहीं आया, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है क्या, शेड्यूल 3 का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आया है क्या, कहीं और डिस्क्लोज करना है तो वो आया है क्या। ये सारी चीजें लिखना जरूरी है। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। ओके, पक्का करेंगे? अच्छा, अब कल 26 तारीख है। टुमारो आई एम लिविंग टू माई नेटिव प्लेस एज आई सेड यू, सो टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट योर लेक्चर, सो आई विल बी बैक ऑन फर्स्ट ईयर, but I'm not sure if I'll be able to take the lecture on first. Is that okay? So you can assume that your lecture will be on the second. So you can come to my class on the instruction on the second on your Telegram group. Have you all understood about the revision batch? Now, what I have decided, I'm just telling you. I am not giving you any lecture of AS, but I might give you the lecture of a topic. So how are you going to give it? So मैं उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा हूं। अभी तक मेरे पास कुछ फाइनल नहीं है। अगर वो आया तो भी वो YouTube पर आएगा, और YouTube पर आने के बाद में आपको उसका लिंक मैं भेज दूंगा। That will come where? On your Telegram group.
तो वहां से आप देख पाओगे. इज दैट ओके? मोस्ट लाइकली आई विल नॉट बी गिविंग यू एएस दिया तो AS1 और AS18 में से कोई देने का प्लान है. मैं ये सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूं कि आपका सिलेबस आगे चल जाए थोड़ा सा. हाँ, एग्जाम का डेट 3rd में आया है, बट मेरी बात मानो, ये पिछले बार भी डेट आई थी. इलेक्शन की डेट आने दो अभी. ICAI को थोड़ी जल्दबाजी ज्यादा थी, घाई ज्यादा थी. हाँ, 16 अप्रैल वो टेंटेटिव है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, टेंटेटिव है. और 16 अप्रैल को इलेक्शन डेट बोली है. बट जहां तक मुझे पता है कि अगर किसी स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं, जैसे इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश में, इलेक्शन हुआ किसी बड़े बड़े स्टेट्स में होता है, तो वो इलेक्शन होते हैं 3 चरणों में. 3 चरण समझते हो आप? 3 स्टेजेस. 16 अप्रैल को शुरू होंगे, खत्म कब होंगे इसके बारे में नहीं पता है. जहां तक मेरा अंदाजा है, जनरली 1 महीने तक इलेक्शन चलेंगे भारत में, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, बट मैं कोई भी आपको ये नहीं दे रहा हूं, आपने तैयारी 3 मई के हिसाब से ही करनी है. समझ गए क्या? तो ज्यादा देर उशर मत करो, 3 मई के हिसाब से तैयारी करो. और हम भी वैसे ही कर रहे हैं. चलो प्रेम से बाय बाय बोलो. सर लास्ट वाले में नॉन एडजस्टिंग होगा, बट डिस्क्लोजर